आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज देखिए, आज हम नया टॉपिक, ये पुराने टॉपिक का थर्ड पार्ट है। संसद जो टॉपिक था उसी का पार्ट थर्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संसद में 3 स्तंभ होते हैं। संसद के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं या 3 महत्वपूर्ण कड़ियाँ होती है। वो कौन कौन सी होती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आज हमने राष्ट्रपति और लोकसभा तो पढ़ ही लिया था, जैसे कि आपने वीडियो देख ही ली होंगी पुरानी। हाँ, आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा। ये संसद का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए आज हम इसके बारे में देखते हैं, राज्यसभा क्या आते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्यसभा जो होती है उसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, और जो राज्यसभा होती है वो कभी भी भंग नहीं होती है। ये सब आपको मैंने पहले भी लोकतंत्र वाले वीडियो में बता दिया था, जो लोकसभा वाला वीडियो है। तो देखिए, राज्यसभा का जो गठन होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने नहीं होते, कितने मनोनीत होते हैं, ये सब हम इसमें देखते हैं। अब देखिए, राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्य और संघ क्षेत्रों के होंगे। जब देखिए, जिसके जो 238 हैं वो जो राज्य होते हैं, राज्य जिसके आपको पता है यूपी, बिहार, पटना, ये जो सब है ये राज्य हैं। और संघ राज्य है जिसकी दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब जो है ये संघ राज्य है। तो टोटल इन दोनों के जो सदस्य होंगे, प्रतिनिधित्व होंगे, 238 होंगे। और जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। परंतु देखिए, ये सब तो हमारा पुराना आंकड़ा है। जो वर्तमान में स्थिति है वो थोड़ी अलग है। वर्तमान में क्या है कि जो हमारे राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, इनमें से 229 सदस्य जो होते हैं वो राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य की मैंने आपको बता दिया, आपको पता होगा राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, पटना, दिल्ली, राजस्थान, ये सब जो हमारे राज्य हैं। परंतु देखिए, जो संघ राज्य हैं, संघ राज्य कौन से होते हैं? दिल्ली, पुडुचेरी और भी जो हमारे संघ राज्य हैं, उनमें से देखिए हमारे 7 हैं वो राज्य हैं। परंतु देखिए, इसमें क्या है, इसमें 4 ही जो संघ राज्य हैं उनके क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं खाली, और बाकी के जो 3 रह गए तो उसके क्यों नहीं है इसमें? तो देखिए क्या होता है कि वो राज्य के जो प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में, वो जनसंख्या के आधार पे होते हैं कि किस राज्य की कितनी जनसंख्या, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में आते हैं। तो जो हमारे कुछ राज्य, संघ राज्य हैं, उनकी जनसंख्या जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से राज्यसभा में उनके सदस्य नहीं है, उनके प्रतिनिधित्व नहीं है। खाली 4 ही संघ राज्य हैं जिन्हों के प्रतिनिधित्व हैं। और देखिए, 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये तो मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया था। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ के क्षेत्रों की सीटें बता रखी हैं। देखिए, आप 4थी अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें राज्य और संघ के बारे में बता रखा है कि कैसे किसकी क्या सीटें होंगी, किसके आधार पे होंगी। और देखिए, जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है, इनों का भी आरक्षण है। इनों का आरक्षण नहीं होता। जैसे कि लोकसभा में तो ऐसा होता है ना कि आरक्षण होता है सीटों का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, परंतु किस में, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब देखिए, राज्यों का प्रतिनिधित्व पढ़ेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब देखिए, राज्यसभा में जो लोग जाएंगे उनको कौन निर्वाचित करता है? उनको राज्य की विधानसभा, हर एक राज्य की अपनी विधानसभा होती है, वही उनको निर्वाचित करती हैं। किसके लिए? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के लिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए कौन चुनता है? हर राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके सदस्य उनका चुनाव करते हैं। तो देखिए, अब इनों की चुनाव प्रणाली कैसे होती है? इनकी चुनाव प्रणाली होती है अनुपातित प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती हैं। अब देखिए, वर्ड बोलने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो देखिए क्या है कि इनों की जो चुनाव प्रणाली होती है वो ऐसे नहीं होती जिसकी आम चुनाव के द्वारा होती है, ऐसे नहीं होता। इनों की एकल प्रणाली होती है, ठीक है, और अनुपातित होती है। अब देखिए, एकल जैसे कि ऐसे कि किसी व्यक्ति को 50% से ज़्यादा वोट मिल गए, मैंने जैसे कि आपको राष्ट्रपति के में बताया था, वैसे ही इसमें भी है कि अगर किसी को बराबर वोट मिल रहे हैं तो उन्होंने क्या करेंगे, फिर
किसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, किसको सेकंड देते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें चुना जाता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए जैसे कि अब इसमें दिखा रहे हैं कि राज्यसभा के जो प्रतिनिधि, जिसकी यूपी में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधित्व हैं, 31 हैं, और त्रिपुरा में कितने हैं, 1 हैं। जो यूपी और TRI लिख रखा है, ये त्रिपुरा है और ये यूपी है। तो आप खुद ही देखिए कि यूपी में तो 31 सदस्य हैं जो राज्यसभा में होते हैं, पर त्रिपुरा में 1 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसलिए है, मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि इन्हों की जनसंख्या के आधार पर, राज्य की जो जनसंख्या उसके आधार पर ही राज्यसभा के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। तो इसलिए इन्हों की संख्या में इतना ज़्यादा डिफरेंट है। आपको पता ही होगा यूपी में कितनी ज़्यादा जनसंख्या है और त्रिपुरा में थोड़ी सी है, इसलिए। आइए आगे पढ़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। अब देखिए जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उन्हों का प्रतिनिधित्व कैसे चुना जाता है? तो उसमें भी सेम यही होता है कि उसमें थोड़ा अलग होता है। उसमें देखिए क्या होता है, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक प्रतिनिधित्व इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए ऊपर वाले में क्या था, राज्यसभा में तो ऐसे था ना कि जो विधानसभा के सदस्य हैं वो उन्हों को चुनते हैं, पर इसमें क्या होता है, इसमें एक गठन किया जाता है, किसका? निर्वाचन मंडल द्वारा ही चुने जाते हैं। निर्वाचन मंडल जो होते हैं उसके द्वारा इन्हों को चुना जाता है और राज्यसभा में भेजा जाता है। अब देखिए 7 संघ शासित राज्यों क्षेत्रों में जो 7 संघ शासित हैं, ठीक है, जो केंद्र के होते हैं उसके हैं, जो उन क्षेत्रों में सिर्फ 2 के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में हैं, और खाली 2 के ही प्रतिनिधित्व। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि 4 सदस्य हैं खाली। अब 4 सदस्य हैं, वो 4 राज्य नहीं थे, संघ नहीं थे, वो 4 सदस्य थे। 4 सदस्य किसके? खाली 2 राज्य संघ राज्यों के हैं। 2 के ही क्यों है? क्योंकि बाकी जो अन्य 5 संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, जिसकी वजह से खाली 2 ही ऐसे हैं जिन्हों के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब नामांकित, जैसे कि अब इसमें देखिए थर्ड पॉइंट में कि राष्ट्रपति सदस्य को, ये मैंने आपको बताया था ना, राष्ट्रपति 12 सदस्यों के मनोनीत। अब वो कौन से सदस्य होते हैं जिन्हों को मनोनीत करते हैं, ये मैंने आपको लोकसभा वाले में भी बताया था। देखिए जो साहित्य में बहुत निपुण हो, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लिखे हों हमारे देश के लिए, बहुत अच्छी बुकें लिखी हों, जो इसमें अच्छी सोच विचार की बात की हो, विज्ञान में जो बहुत अच्छे विज्ञान में कुछ आविष्कार किया हो, कुछ अच्छा लॉन्च किया हो इसमें, और समाज सेवा में जो सामाजिक रूप से बहुत अपने आप को सेवा करते हो लोगों की, मज़दूरों की, गरीबों की, और जो कहते हैं स्कूल में भेजने के लिए लोगों को, बच्चों की सहायता करते हैं। तो जो समाज सेवा और कला कौन सी होती है बेटा? जिसमें डांस भी आ जाता है, आपका नृत्य आ जाता है, संगीत आ जाता है, ठीक है, ये सब जो चीज़ें, इन सब चीज़ों में जो निपुण होते हैं, जिन्हों को बहुत सारी उपाधियाँ प्राप्त होती हैं, वो इन्हों में राष्ट्रपति इन्हों को मनोनीत कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए राज्यसभा में उन्हों की योग्यता होनी चाहिए, पहला तो देश का नागरिक होना चाहिए, और ये जो योग्यता है ये सब में सेम है कि नागरिक होना चाहिए भारत का, ठीक है। सेकंड है उन्हों की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, परंतु हमने लोकसभा में देखा था कि 25 होनी चाहिए, परंतु यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद यह है कि जो संसद में मांग की गई है योग्यता के ऊपर, वो भी उनके पास होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। अब देखिए सभापति आपने सुना होगा, सभापति राज्यसभा में हेड के रूप में काम करता है। हेड तो ना माने कि उनका अध्यक्ष होता है, जैसे कि लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, ऐसे राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होता है, सभापति होता है। अब सभापति होता कौन है? देखिए सभापति वो होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जिसको उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाता है, ताकि अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति को उस पद पे बिठाया जा सके, जैसे कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, आपातकाल हो, तो उसमें तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होते हैं। वही जैसे कि आप समझ लीजिए, पर हाँ सभापति जो होता है उसमें सभापति की जो क्वालिटी होती है, जो उनको जिसके जो उनके पास अधिकार होते हैं, वही जो प्रधान जो लोकसभा होता है उसके जो प्रधान होता है उसी की तरह सिमिलर होती हैं, बस कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जैसे कि वो कुछ चीज़ें क्या, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष
समान ही होते हैं परंतु कुछ अलग होते हैं। वो क्या होते हैं, वह बैठक नहीं बुला सकता और कोई धन विधायक है या नहीं ये भी नहीं बता सकता। देखिए जो राज्यसभा का सभापति है वो कोई भी बैठक नहीं बुला सकता है ना, और ये भी नहीं बता सकता कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, जिसके लोकसभा वाले ये कर सकते हैं परंतु राज्यसभा में ये नहीं हो सकता। और देखिए और क्या अलग होता है, राज्यसभा में जो सभापति है तो वो अपना मत नहीं दे सकता है ना, पर लोकसभा में जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना मत दे सकते हैं। परंतु ये है कि अगर राज्यसभा में कोई चीज़ टाई हो गई है, टाई इन द सेंस बराबर वोट जिसको मिले, तो फिर सभापति अपना वोट दे सकते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए संसद, अब हमने ये राज्यसभा हमने पढ़ लिया है राज्यसभा के बारे में इसमें। अब हम आगे पढ़ेंगे कि राज्यसभा के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं राज्यसभा के अंदर। देखिए अब संसद में विधायिका प्रक्रिया, विधायक 3 प्रकार की होती है। देखिए संसद में और क्या चीज़ें होती हैं, हमने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति पढ़ लिया। अब विधायिका भी तो होती हैं, तो उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए विधायिका जो होती है वो 3 प्रकार के विधायक बनाती है, फिर कानून बनाती है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो विधायिका क्या काम करती है आपको पता ही होगा। विधायिका कानून बनाती है, कोई भी कानून होता है उसको पास करती है, उसको पेश करती है, लागू करती है, जो भी करती है सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो देखिए जो 3 प्रकार के विधायक होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए एक तो साधारण विधायक होते हैं, एक धन विधायक होते हैं, एक वित्तीय विधायक होते हैं। अब ये अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद 107 में साधारण विधायक के बारे में बता रखा है, 110 में अनुच्छेद में धन विधायक के, और 112 अनुच्छेद में वित्तीय विधायक के बारे में बता रखा है। तो अब हम आगे देखेंगे कि साधारण विधायक क्या होता है, जो अनुच्छेद 107 में बताया गया है। देखिए साधारण विधायक जो होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए साधारण विधायक जो होता है जो पैसों से हटके होता है, जिसमें पैसों का कुछ ज़्यादा नहीं लगती, वित्तीय नहीं लगता, धन नहीं लगता, उसको साधारण विधायक बोलते हैं, जो इनों से हटके होता है। तो जो साधारण विधायक होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और यह मंत्री द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, या फिर सदस्य, कोई भी सदस्य हो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है सदन में। ठीक है, और दोनों सदनों में से किसी में भी। और देखिए इसका अब इसमें भी ना 3 चरण होते हैं बेटे। देखिए कोई भी विधायक जब बनता है, कोई भी कानून जब बनता है तो उसके कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। 3 चरण में से हम देखते हैं कि पहला चरण क्या होता है। देखिए पहले चरण में ये होता है अनुमति लेना। जैसे समझ लीजिए आपको कोई कानून बनाना है, तो उससे पहले आप संसद में क्या करेंगे, उसके लिए अनुमति लेंगे कि क्या हम ये विधायक ला सकते हैं संसद में, या फिर इसके ऊपर कोई बातचीत कर सकते हैं, इस वाले कानून के ऊपर हमको ये बनाना है। तो वो अनुमति लेते हैं। अगर अनुमति मिल जाती है संसद द्वारा तो उसमें क्या होता है, द्वितीय चरण क्या होता है कि द्वितीय चरण में भी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली क्या होती हैं कि सामान्य विचार विमर्श होता है। देखिए कोई भी आप कानून बनाना चाहते हैं तो पहले आप अनुमति लेंगे, है ना, कि ये ला सकते हैं हम, नहीं तो आपको हाँ मिल गई कि हाँ आप ला सकते हो। तो उसके अंदर क्या आएगा कि पहले हम विचार विमर्श करेंगे कि हाँ ये ठीक है देश के लिए, नहीं ठीक है, इसमें कितना पैसा लग सकता है, कितना नहीं लगेगा तो अच्छा, और देश के लिए क्या फ़ायदा है। दूसरे में क्या होगा, सूक्ष्म विचार होगा, जो भी उसके विशेषज्ञ होंगे। जैसे समझ लीजिए हमें GST लागू करना था, तो इसमें क्या हुआ, पहले इसमें अनुमति ली, फिर अनुमति लेने के बाद इस पर विचार विमर्श किया गया सदन में। उसके बाद क्या हुआ, जो GST अब क्या है, आर्थिक से रिलेटेड है ना, तो अर्थशास्त्री जो होते हैं उनसे हमने विचार विमर्श किया। उन्होंने सूक्ष्म वो देखा कि, तो उन्होंने देखा कि क्या हमको इसके ऊपर सारे पहलू देखे कि लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, देश के लिए ठीक है या नहीं है, ये सब उन्होंने विचार विमर्श करते हैं, सूक्ष्म विचार विमर्श बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए तीसरे चरण में क्या होता है। देखिए तीसरे चरण में क्या है कि अंतिम स्वीकृति के लिए संसद में पारित, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। जिसकी देखिए तीसरे चरण में अंतिम क्या होता है कि दोनों सदन में वो पास हो जाना चाहिए। दोनों सदन, अगर एक सदन ने पास करता है तो दूसरे के पास जाएगा और दूसरा भी उसे पास कर देगा, तो क्या होगा, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। वो तो पहले स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं जो विधायक है, और तीसरा क्या होता है कि वो पूर्ण विचार के लिए दोबारा भेज सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए जब वो पूर्ण विचार के लिए भेजते हैं तो अनुच्छेद 111 में क्या है कि वो बाध्य हैं कि वो उसको पास ही करेंगे, ठीक है। अगर वो पूर्ण विचार के लिए भेजते हैं और फिर वो वापस से उनके पास जाता है राष्ट्रपति के, तो फिर वो बाध्य हो जाते हैं और वो उसको स्वीकार करना ही होता है। ये अनुच्छेद 111 में दिया गया है। तो ये तो पास हो गए इस तरीके से कि पहले किसी ने अनुमति ली, फिर उसके बाद विचार विमर्श हुआ, फिर सूक्ष्म विचार विमर्श हुआ, फिर दोनों सदनों ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने भी पास कर दिया, तो कानून बन गया, विधायक बन गया। परंतु अगर दोनों सदनों में से किसी एक ने मना कर दिया, मान लीजिए कि दोनों में किसी में बहसबाजी होगी, तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ये उनके पास क्या है, अधिकार है। 108 के नहीं, राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, अनुच्छेद 108 में दे रखा है उनके पास एक ये अधिकार है। और इसमें क्या होता है, जब वो संयुक्त बैठक बुलाएंगे तो इसमें जीत किसकी होगी, लोकसभा वालों की होगी। लोकसभा में जिसकी सरकार होगी उन्हों की जीत होगी, राज्यसभा की नहीं होती। इसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए पहली बात तो लोकसभा में इतने सदस्य होते हैं, ठीक है, और वो हमारी सरकार होती है, देश को चलाती हैं, तो इसलिए उनकी जीत मानी जाती है इसमें, ठीक है। चाहे राज्यसभा माने ना माने, लोकसभा वाले जो बोलेंगे वही होगा। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि धन विधेयक क्या होता है। हमने अभी पढ़ा साधारण विधेयक क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे धन विधेयक क्या होते हैं। देखिए धन विधेयक और जो वित्तीय विधेयक हो सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उसमें, क्योंकि दोनों ही जो होते हैं लोकसभा में पारित होते हैं, दोनों ही जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही मानते हैं, और लोकसभा वालों की जीत होती है। इसमें राज्यसभा वाले से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो देखिए क्या है, धन विधेयक किस में दे रखा है, अनुच्छेद 110 में दे रखा है सर। इसमें क्या होता है, इसमें खाली लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा में नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो मंत्री होंगे खाली वो। देखिए साधारण विधायक तो कोई भी दे सकता है, सदन में कोई भी दे सकता है, वो मंत्री ना हो, वो कोई भी हो, मंत्री भी हो सकता है, कोई आम साधारण लोग हैं वो भी सदस्य कोई भी वो, परंतु धन विधेयक खाली मंत्री ही देते हैं, ठीक है। और देखिए लोकसभा का अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित धन विधेयक की पुष्टि करते हैं, कि वो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही बताता है कि ये धन विधेयक है या नहीं, वही उसकी पुष्टि करता है, हस्ताक्षर कर देता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति पूर्णबोधन आवश्यक, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में। देखिए अब जब वो जो लोकसभा है वो प्रस्तुति मतलब कि उसको पारित करने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है उसमें, वह फिर वो देखते हैं उसको और उसको पास कर देते हैं। और फिर देखिए क्या है, अगर वो राज्यसभा में भेजा जा रहा है धन विधेयक और राज्यसभा वालों ने उस पर मना कर भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली पारित हो जाता है और स्वीकृत माना जाता है। ये हमारा क्या है, धन विधेयक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय विधेयक क्या होता है। देखिए अनुच्छेद 112 में किसके बारे में दे रखा है, वित्तीय विधेयक के बारे में दे रखा है। तो इसको देखिए, जो वित्तीय विधेयक होता है ये एक तरह से क्या होता है, एक आप इसको बजट भी बोल सकते हैं, जो एक वार्षिक रूप में होता है, वार्षिक विवरण होता है, हर एक साल में होता है, इसको बजट भी कहा जाता है। तो इस पर भी क्या होता है कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष प्रस्तुत करता है, उसको देखता है। और संसदीय विशेष अधिकार, संसद में संसद के सदस्य को विशेष अधिकार दिया होता है, ठीक है। ये जब लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो संसदीय रूप से भी उसमें देखा जाता है, हर एक वार्षिक जो होता है वो राष्ट्रपति भी देखते हैं हाँ ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसमें क्या, संसद के प्रत्येक सदन में बोलने की स्वतंत्रता। एक मिनट बेटा, ये रह गया शायद लोकसभा में, हाँ ये जो विधायक होते हैं, वित्तीय विधायक ये बजट कहलाता है, उसमें लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये सब वैसे ही धन विधायक की तरह। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि संसदीय विशेष अधिकार। देखिए संसद के विशेष अधिकार क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए संसद में सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं, वो इस प्रकार है, वो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए संसद के जो सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार तो दे रखे होंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि वो आम लोगों की तरह होंगे, उनकी कुछ वैल्यू होगी, उनको कुछ अलग से अधिकार होंगे, ठीक है।
जो संसद के सदस्य होते हैं उनको दिए जाते हैं। जैसे कि संसद में प्रत्येक सदन में बोलने की स्वतंत्रता, कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता होती है कि संसद के अंदर वो कुछ भी बोल सकते हैं, अपने मत को रख सकते हैं। और देखिए आगे क्या, कुछ भी कथित या मत व्यक्त किए जाने पे संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के प्रति रक्षा। देखिए अब जैसे कि आप संसद में कुछ बोल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और कोई आपको बोल दे कि मैं आप पे कार्रवाई करूँगा, आपने गलत बोल दिया, तो क्या होता है, इससे प्रतिरक्षा की जाती है उनके संसद के जो सदस्य, क्योंकि उनको अपनी बात रखने की अनुमति है, तो वो बोल सकते हैं कुछ भी। ये नहीं कि गलत बोले, पर अपनी बात बोल सकते हैं, अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है। तो अगर उनके ऊपर न्यायालय जो होता है, कोर्ट होता है, उसमें किसी प्रकार का उनके ऊपर केस नहीं होगा, ये बताया गया है। तो ये अधिकार भी है उनको। और आगे देखते हैं आगे क्या है कि किसी भी रिपोर्ट, कागज, वीटो या कार्रवाई संसद में किसी भी राजन के द्वारा उनके अधिकारहीन प्रकाशन में संबद्ध दायित्व में विनोद। देखिए क्या है कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनको किसी भी प्रकार की, जिसकी ये बोलते हैं ना कि प्रकाशन में संबंधित दायित्व दिया जाता है, कि जिसके अगर उनको कुछ प्रकाशन करना है, कुछ अगर वीटो यूज़ करनी है अपनी संसद के अंदर, या कागज या कार्रवाई कुछ भी करनी है, रिपोर्ट बनाने, तो वो कर सकते हैं, उनको मनाही नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है। आगे देखिए क्या है, देखिए अगर आपको संसद के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करना, उन पर कोई मुकदमा है, तो संसद की जो सत्र होते हैं उनसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद के बाद ही कर सकते हैं, उस दौरान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, किसी न्यायालय में एक गवाह के रूप में भी उपस्थित होने की छूट है। देखिए अगर आप न्यायालय में, कोर्ट में जाते हैं तो आप एक गवाह लेके जा सकते हैं, ये भी आपको अनुमति दे रखी है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए जो संसद का ये जो हम पढ़ रहे हैं विशेष अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है, ये बिल्कुल किसकी तरह है। देखिए जो ब्रिटिश संसद हाउस होता है, जो वहाँ पे होता है ना, हाउस ऑफ कॉमन की ही भांति यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार नहीं, जिसकी देखिए वहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति जो संसद के सदस्य होते हैं ना उनको दंड दिया जा सकता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ऐसे दंड दे दो बिना फालतू में। अगर कोई चीज़ है तो उस पर ही कार्रवाई किया जा सकता है, और यहाँ पे अधिकार भी दे रखे हैं संसद के सदस्य को, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं क्या है, देखिए कार्यपालिका पर नियंत्रण हेतु संयुक्त है। अब देखिए कार्यपालिका पर भी क्या करते हैं, संसद नियंत्रण करेगी ना, कार्यपालिका ये तो है नहीं अपनी मनमानी करेगी। अब जो कार्यपालिका कौन होती है, जो लोकसभा के लोग होते हैं वही कार्यपालिका होती है ना, उसका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, सब मैंने आपको पहले बता ही रखा है लोकसभा में। तो कार्यपालिका पर भी तो नियंत्रण होना चाहिए, अगर उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा तो अपनी मनमानी करेगी, कुछ भी लागू करेगी, कोई भी नियम बनाएगी, ठीक है। उसका नियंत्रण कौन करता है, संसद करते हैं। अब देखिए संसद तो खुद अकेला नियंत्रण कर नहीं सकता ना, कार्यपालिका पे इतनी बड़ी कार्यपालिका है, देश को चला रही है, तो उसके लिए तो संसद कैसे कर पाएगा। संसद के बाद ऑलरेडी इतना सारा काम है, इतना सारा बर्डन है, उसको इतना सब करना पड़ता है, कानून बनाने पड़ते हैं, पास करने पड़ते हैं, नियुक्तियाँ करनी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो जिससे कि क्या होता है, संसद संसदीय समितियों का गठन करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना संसदीय समिति, तो संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए समितियों का गठन करता है। वो समितियाँ क्या होती है, अलग अलग विभाग बना देता है समितियों के। अलग अलग विभाग बनाने से क्या होता है कि देखिए अगर किसी विभाग में कोई, जिसकी कार्यपालिका के किसी सदस्य ने कुछ गलत किया और वो किसी विभाग का है, उसको देखा जाएगा, फिर उस विभाग का जो हेड होगा वो उसको पनिश करेगा, उसको सज़ा देगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये भी अलग अलग विभाग होते हैं, जो संसदीय समिति होती है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं, ताकि वो इन सब पे निगरानी रख सके, इन सब में देख सके कि ये क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। अब आगे हम देखेंगे, देखिए लोकसभा के साथ, अब देखिए हम इसमें अब आगे पढ़ेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है, कि लोकसभा को क्या चीज़ राज्यसभा को अधिक मिल रखी है और क्या चीज़ राज्यसभा
देखिए आगे हम बात करते हैं कि लोकसभा में समानता क्या होती है राज्यसभा के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोनों में ही समानता ये होती है कि वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति उस पर महाभियोग लगा सकते हैं, दोनों के पास समान है। और वो कोई भी संशोधन करते तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, दोनों में समानता ही होती है। जैसे कि आप इसमें पढ़ भी सकते हैं सेम, ठीक है। और जैसे कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया जैसे कि लोकसभा में होती है वैसे ही राज्यसभा में भी होती है। आगे हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या असमानता होती हैं। तो देखिए दोनों में असमानता ये होती है कि जो लोकसभा में होते हैं हम धन विधेयक देखते हैं कि है या नहीं, या फिर जो वो प्रस्तुत करते हैं तो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं धन विधेयक और वित्तीय विधेयक, परंतु राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। और राज्यसभा में संयुक्त बैठक भी नहीं बुला सकते, परंतु लोकसभा में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। तो यह इसमें डिफरेंट हो गया है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि देखिए राज्यसभा कुछ प्रकार की अलग शक्तियाँ भी हैं। तो वो क्या हैं, जैसे कि देखिए कि अगर कोई भी कानून ऐसा बनाना है जो इम्पॉर्टेंट है तो राज्यसभा के पास ये शक्ति होती है कि अगर वह 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, अगर कोई भी विधेयक बनाना हो तो 1 साल के लिए वह लागू किया जा सकता है। ये खाली किसके पास अधिकार है, राज्यसभा के पास है कि वह कोई विधेयक बना सकते हैं, कानून बनाना चाहते हैं तो वह 1 साल के लिए लागू हो सकता है हमारे भारत के ऊपर, वो भी तब जब राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से पास कर दें उसको। तो देखिए आज का हमारा यही टॉपिक था। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपको, या फिर आपको लगी हो कि आपकी थोड़ी सी भी काम आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है, अगर शॉर्ट बनानी है तो उसके लिए भी बताइए कि आपको खाली ओवरऑल जानना है किसी पर्टिकुलर उसके ऊपर, विषय के ऊपर, या फिर आपको डीप में समझना है। क्योंकि मैं ना डीप में समझा देती हूँ तो मेरे को लगता है शायद वीडियो लॉन्ग बन जाती है। अगर आपको शॉर्ट में समझना है और जिसकी बहुत अच्छे से मतलब समझना है कि वो क्या चीज़ है खाली वही, तो मैं आपको शॉर्ट में वीडियो बना दूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।